उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज बड़ी ही शोख और चंचल अभिनेत्री हमारे साथ हैं। वही ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, एक 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। दोस्तों ये अभिनेत्री कहीं नहीं जाने वाली हैं। अब तक आपको याद आ गया होगा कि ये हैं लीना चंदावरकर। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। अभिनेत्री लीना चंदावरकर ने भी हमें अपने दिल की बहुत सारी बातें बताई थी और अभी भी वो ना नहीं कहेंगी, बल्कि हमसे करेंगी बहुत सारी बातें। अभिनेत्री लीना चंदावरकर से बातें कर रहे हैं हमारे साथी कमल शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लीना जी, यहाँ से फिर से थोड़ी देर के लिए वापस हम जरा आपके बचपन में जाना चाहेंगे। आपके स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा स्कूल था, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ पैदाइश हुई आपकी। मेरी पैदाइश तो धारवाड़ तो कर्नाटक में है। जगह कौन सी थी? बॉर्डर है महाराष्ट्र कर्नाटक, बेलगाम। हाँ। और धारवाड़ बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता। हाँ। और धारवाड़ हुबली अभी तो काफी अच्छे एजुकेशनल सेंटर है वहाँ पर। तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, काफी स्टूडेंट्स भी वहाँ आकर रहते हैं। मातृभाषा आपकी कन्नड़ थी? नहीं, मेरी मातृभाषा का कोंकणी है। कोंकणी। मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। तो हम लोग जैसे गुरुदत्त जी भी, उनके सरनेम कोई नहीं जानता, आप जानते हैं? गुरुदत्त जी के उनका सरनेम दत्त नहीं है, पडुकोण है। पडुकोण। हाँ जी। तो उन्होंने कभी नहीं यूज किया इसको, क्योंकि साउथ के लोगों, जब हम लोग साउथ से आते थे तो जबान का ही मतलब वो होता था प्रॉब्लम। तो काम मतलब यहाँ सोचते थे कि साउथ से है तो शायद एक्सेंट वो होगा या कुछ हिंदी बराबर बोल नहीं पाएंगे, तो ज्यादातर लोग नाम में वो सब ऐड नहीं करते थे सरनेम्स। मैंने पूरा ही नाम रखा, काफी छोटा नाम है। अब मैं कहाँ गई थी तो उन्होंने लीना चंदावरकर गांगुली, मैंने कहा मुझे पहले ही इतना मेरा लंबा नाम और भी लंबा हो गया। पापा आपके क्या करते थे? मेरे पापा तो पहले तो वो हवाई जहाज चलाते थे। अच्छा। जी, उन्होंने फिर बाद में मम्मी के बीमारी की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। तो पायलट बनने की इच्छा कभी नहीं हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल। जी नहीं। आपको तो और आसमान में बहुत ऊंचे उड़ना था। जी, वो और भी एक का ये करते थे कि हंटिंग, उसको वो शूटिंग। तो मैंने कहा कि वो तो पापा को मैंने कहा आप तो डिस्ट्रक्टिव शूटिंग करते हैं, मैं कुछ अच्छा वो क्रिएटिव कुछ करना चाहिए। जी, तो मैं बिल्कुल आगे उसमें थी। तो मुझे सब वो जब भी वो सब लगाते थे ना, फिर शिकार करने के लिए जाते थे, तो मैं बहुत रोती थी कि मत कीजिए। इसका एहसास तो हमें आपके घर में आकर के भी होता है। यहाँ पर चारों तरफ हमें वो कुत्तों की फौज है। बहुत मेरे बच्चे सब एनिमल से बहुत प्यार है। जी जी हाँ। अच्छा लीना जी, जीवन में अनहोनी जब भी होती है जी, जीवन संभलता भी है। कहते ना, होनी बड़ी बलवाना, आपका बस तो उस पर चलता नहीं है। और ऐसे जीवन में घटनाएं आती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो हमको इन अंधेरों से निकाल करके बाहर ले जाते हैं। और अच्छी यादें, मीठे पल जो हमने गुजारे होते हैं वो भी हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी होते हैं। किशोर साहब का जिक्र चला था, आपने बताया कि मैं एक किस्सा बताने वाली थी उनका। और जब भी हमारे जहन में तस्वीर आती है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, संजीदा गाने गाए हैं, लेकिन किशोर दा का जब भी नाम जहन में आता है तो एक मस्ती से भरा चेहरा, एक खिलना सा जिसमें एक बच्चा उछल कूद रहा है, एक ऐसी तस्वीर सामने आती है। वो कौन सा किस्सा, पहले तो वो सुनना चाहेंगे, फिर उनके बारे में भी बात करेंगे। मैंने कहा था ऐसे कुछ। जी हाँ, आपने कहा कि मैं एक किस्सा बताने वाली हूँ। अच्छा। मैं किशोर जी की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। और एक्टिंग तो आपको पता है कितने हंसाते थे, उनका टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग।
तो मैं बार बार उनकी फिल्में भी देखती थी और गीत भी सुनते थे। अच्छा, उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी फिल्में देखी थी आपने उस समय? मैंने, अरे बाप रे, हाफ टिकट देखी थी हाफ टिकट देखी थी, चलती का नाम गाड़ी। अच्छा जी, जालसाज। हाँ, पड़ोसन भी तब तक बन चुकी थी पड़ोसन तो तब बनी ना जब मैं फिल्मों में काम करने आई थी। भाईजान से मेरी मुलाकात अजंता आर्ट्स दत्त साहब के ऑफिस में ही हुई थी पहली बार। तो हाफ टिकट और ये झुमरू वगैरह झुमरू बिल्कुल, हाफ टिकट और चाचा जिंदाबाद। हाँ। मुझे याद आती उनकी एक फिल्म साधु और शैतान। हाँ छोटा सा रोल था वो भी बहुत बढ़िया लेकिन बिल्कुल प्यार किए जा, और ऐसी तो खैर बहुत सारी जिनमें बड़ी प्यारी प्यारी शैतानियां हैं। तो हम उस किस्से पे आते हैं। हाँ जी, वो आप बताने वाली थी, क्या कोई बात बता रही थी आप? बताने वाली थी। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। ये गाना गम का फसाना बन गया अच्छा, ये बहुत ही प्यारा गीत है। और वहाँ पे मुझे मौका मिला था किशोर जी के साथ रिकॉर्डिंग रूम में गाने का। गाने का नहीं, सिर्फ अच्छा जी बोलना था मैं, और उतना ही काफी था। मुझे कम से कम उन्हें देखने को मिलता वो किस तरह गाते हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन थी उनकी। लेकिन मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी शूटिंग चल रही थी पनवेल में। चिंगारी एक फिल्म बन रही थी, राम महेश्वरी जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर पैकअप करके मैंने उनको बहुत कहा कि देखिए ऐसे ऐसे शाम को फेमस तारदे में हमारी रिकॉर्डिंग है, तो गाना गाने वाली। तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, मुझे किशोर जी के साथ गाने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ मुझे जल्दी पैकअप कर दीजिए मेरा। और उन्होंने कर दिया और गाड़ी बहुत भगाई मैंने। लेकिन बम्बई की ट्रैफिक में ऐसे फंस गई कि वहाँ पहुँचते पहुँचते वो गाना गा के चले गए थे। मुझे इतना बुरा लगा, फिर मुझे हेडफोन लगा के वो अच्छा जी बोलना पड़ा उनके वो जब गाते। और संजय जी मुझे हमेशा चिढ़ाते थे जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो तब भी वो तब उन्होंने शुरू किया कि अच्छा ऐसे बोला, तुम बहुत खिसियाने हो गए, इतना तुम वो हो गई थी, चिढ़ गए थे कि तुम किशोर जी को नहीं मतलब देख पाई, तो वो तुमने ऐसे क्यों बोला है अच्छा चिढ़ाते थे मुझे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे उनको देखना था और एक मौका मिला था कि मैं उनको गाते हुए सामने देख सकूं, वो नहीं हो पाया। हेडफोन लगा के मुझे अच्छा जी बोलना पड़ा। तो वो मैंने एक्चुअली मैं उन्हें कितने सालों बाद मिली, मैं ये भी बता। हाँ, वही मैं उसी बात करने वाला था कि उस दिन तो मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में वो आपके जीवन साथी बने और फिर उनको लगातार देखने का मौका मिला और आपने उनकी प्यारी प्यारी शैतानियां भी देखी होंगी। तो वो जो मुलाकात है वो मीठी सी प्यारी सी मुलाकात जो उनके साथ हुई। सबसे पहले मैंने किशोर जी को देखा था दार्जिलिंग में, वहाँ टीस्टा रिवर, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के बीच में। हम लोग, मेरी पहली फिल्म बन रही थी मन का मीत, और दत्त साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि वहाँ पे एक पूरा सेट और टीस्टा रिवर जो है उसके किनारे उन्होंने इरेक्ट किया था, और वहाँ पर हमारे सीन्स वगैरह पिक्चराइज हो रहे थे। उन्हीं दिनों में सुनील दत्त जी ने किशोर जी, वो भी श्रेय उनको ही जाता है कि वो पहली बार उन्हें स्टेज पे लाए। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड वो खुद ही बताते थे कि मैं स्टेज पे बिल्कुल जाने के खिलाफ था। एक तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं स्टेज पे जाके कैसे गाऊं, उन्हें थोड़ा शाय भी थे वो अंदर से। तो बाद में दत्त साहब ने कहा कि दादा कुछ नहीं, आप चलिए, जवान्स को एंटरटेन करना है। और वो अजंता आर्ट्स ट्रूप था उनका, और काफ़ी वहीदा जी थी उसमें, नरगिस जी और मनोहर दीपक और मधुमती भांगड़ा, सब पूरा काफ़ी बड़ा ग्रुप था। और किशोर जी और सुलक्षणा पंडित लोग सब आए थे। और वहाँ पे मैंने सुना दत्त साहब बताते थे कि वो उनको गुरु बुलाते थे, और ये भोले, वो शुरू आखिर तक वैसे ही बुलाते थे वो पड़ोसन वाला। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे सामने वाली खिड़की में वो गाना जो था, तो पहली बार वो बोल रहे थे नहीं यार सुनील, मैं इतना वो नहीं फील करता हूँ, मैंने कभी गाया नहीं स्टेज पे। तो बोले दादा आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सामने जैसे फिल्म में हुआ था, मैं सामने खड़े रह के वो लिप मूवमेंट करूंगा, आप मेरे पीछे रहो और गाना गाओ। ना आप किसी को नजर आएंगे ना आप किसी को देख पाएंगे। तो फिर बोले ठीक है। तो बोलते कि वो इतने मस्ती में झूम के गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहे, और गाते गाते वो आंखें बंद करके गा रहे थे। तो दत्त साहब ने देखा कि दादा बिल्कुल मूड में है, तो वो हट गए सामने से। और पब्लिक ने, मतलब जैसे जवान बैठे थे, उन्होंने जब किशोर जी को देखा तो तालियां और इतनी बजे, और जो वेलकम मिला उनको, स्वागत,
उससे उनका हौसला बढ़ गया कि भाई देखो इतना प्यार करते हैं मुझसे, और वो फिर शुरू हो गए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा। वैसे आपके लिए भी कहा जाता है कि मून फेस एक आया है और चांद का टुकड़ा उनके हिस्से तो आया ही आया। तो ये बताइए कि सच में वो जैसे कहते हैं लोग कि ना उनके भीतर एक बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आखिर तक था। बिल्कुल वो बच्चा उनके साथ ही रहता था। आशा जी को भी आप पूछिए किस तरह से वो, मैं शुरू में थोड़ा डर गई थी। मैंने कहा ये क्या करते हरकतें ना। और ऐसे डराते थे। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था जब मैं फिल्मों में काम कर रही थी। कहीं ना कहीं से उनका जिक्र आ ही जाता था, जैसे कि रवेल साहब महबूब की मेहंदी के सेट पे सब बैठ के बातें कर रहे हैं अलग अलग लोगों के बारे में। तो किशोर जी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता था। तो शरारत एक फिल्म में काम किया था उन्होंने रवेल साहब के साथ, राजकुमार जी, मीना जी। तो मैं बिल्कुल तब नई नई तो सुनती थी बहुत इंटरेस्ट लेके कि क्या बातें हो रही है, और ये सब सीनियर आर्टिस्ट के बारे में। तो बोलते कि ये जो है कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करते थे। मैं किशोर जी को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो बहुत ही बैलेंस्ड इंसान थे। उनको मज़ा आता था थोड़ा सा लोगों को दिखाए कि मैं पागलपन करना, बहुत मज़ा आता। दादा मनी है ना, उनको वो बोलते थे दादा मनी तुम सियाने बन के फंस जाते और मैं पागल बन के बच जाता हूँ। क्योंकि एक दिन बर्थडे था उनका और उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया था, भाभी को बताया भी नहीं था कि भाई कुछ खाना बनाना है या कुछ जो भी करना। हम लोग गए थे, हमको तो पता था दादा मनी का बर्थडे। भाभी ने हमारे लिए पूरी उरी तरकारी, उनको जो भी मेरे हस्बैंड को पसंद था वो भी बनाते थे। क्योंकि सबको पता था कि दादा मनी का बर्थडे है तो बुलाने की क्या जरूरत है। जो करीबी दोस्त वगैरह थे तो वो आने लगे एक एक करके, और सब बैठे रहे। और किशोर जी भी है, वो तो एकदम गाना भी गा रहे हैं, कुछ सुनाए जा रहे हैं, तो सबको मजा आ रहा है। तो खाने का वक्त आ गया, डिनर और तैयार था। और फिर अचानक पता चला इतने लोग हैं तो इतना खाना है ही नहीं घर में। तो भी भाभी परेशान वहाँ। तो फिर बाद में उन्होंने कैसे भी मैनेज किया होटल मंगा कर वगैरह। लेकिन इतने परेशान थे कि अभी पता नहीं, अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे फिर अगर 10 लोग आ गए तो फिर क्या होगा। फिर क्योंकि रात हो चली थी। मेरे हस्बैंड अंदर जब आए बेडरूम में तो बोलते कि मैं फंस गया हूँ, अब क्या करें। मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया। अब तेरी भाभी जो है वो पूछ रही कितने लोग खाना खाएंगे, ये वो सब। वो बहुत मजा ले रहे थे। बोलते कि तुम बड़े सियाने हो ना, तुम फंस जाते हो, मैं तो पागल हूँ, मैं बच जाता हूँ, मैं तो
तो मैंने कहा क्यों आप कंजूसी का वो दिखा रहे हैं? बोलते नहीं 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 कंजूस नहीं, लेकिन मुझे मजा आता है कि मतलब मैं नॉर्मल जो भी उनको करना पड़ेगा, बचपन से कोई बोलता था उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जो होता है ना कि रूल्स और रेगुलेशन, उनको हमेशा लगता था हर एक को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो कोई एबनॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बोले सर पे बैठ के कि ये करना ही पड़ेगा तो नहीं करते। यहाँ पर किशोर दा का एक ऐसे ही बड़ा जो ना उस खिलंदड़पन से भरा नॉटी सा कोई प्यारा सा शरारत से भरा गीत सुनते हैं जी, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर हाफ टिकट का वो 2 आवाजों में गाए जो औरत की, और बहुत ही कमाल का गाना है ये। सुन के हम लोग ना सुमित का भी फेवरेट सॉन्ग है ये। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया, ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार, हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया ओ गुजरिया ओ संवरिया ओ गुजरिया ओ संवरिया। किशोर दा की तो बातें ऐसी हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो श्रोता बहुत जम के नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन वो बातें हम जरूर करेंगे। उस दौर के एक सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, और उनके साथ में आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आई थी महबूब की मेहंदी। उसमें गाना बड़ा खूबसूरत फिल्माया गया था आप पर, बड़ा अच्छा किरदार भी था आपका। उस फिल्म के बारे में बताइए, राजेश खन्ना साहब के बारे में बताइए, और फिर हम लौटेंगे किशोर साहब पर। ये मेरी दूसरी फिल्म थी, क्योंकि मैंने 18 साल पूरे किए और उसके बाद रेवल साहब ने उसी दिन मुझे साइन किया था, और नाबालिग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। उस समय राजेश खन्ना तो वहाँ पर सेलेक्ट हुए थे ना ये अपना टैलेंट कॉन्टेस्ट में, और मैं रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन कुछ ही मतलब 1-2 महीनों के अंदर मैं फिल्मों में आ गई, और उन्हीं ने शक्ति सामंत जी ने कहा था 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने अनजाने के लिए साइन किया। तब मैंने कहा अब मैं तो इतनी बड़ी नहीं हुई। तो बोलते हाँ बेबी हो, लेकिन तुम करो। तो शम्मी जी के साथ
वो बाद में बोलूंगी। शम्मी जी के साथ भी एक बहुत मजेदार किस्सा है, लेकिन अभी हम बात करें राजेश खन्ना जी के साथ। और वो सिलेक्ट हो गए थे और मैं बहुत रोई थी, तो मैंने राजेश जी को बोला कि मैंने कहा कि देखो आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई नहीं हूँ। और उनको तो 2500 मंथली मिलता था, पहली फिल्म के लिए 1000 रुपये, दूसरी फिल्म के लिए 2500 और तीसरी फिल्म के लिए 3500, और सारे जितने 12 प्रोड्यूसर्स हैं किसी की भी फिल्म करो तो इतना ही मिलेगा। और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो वो बहुत चिढ़ गया कि तुम हार के भी जीत गई और मैं जीत के भी हार गया। तो रवेल साहब जब देखो मेरा दुपट्टा ठीक कर रहे हैं, और वो एक पोइट्री की तरह उन्होंने पिक्चराइज किया। एक बार मुझे याद है आरके स्टूडियो में एक गाना फिल्माया जा रहा था, और फिर उसके बाद उन्हीं के वो एक छोटा सा थिएटर है वहाँ पर एक गाना देखने के लिए मैं गई, तो राज साहब आए थे, राज कपूर जी, और उन्होंने बोला हाँ मक्खन, बिल्कुल लड़की का मक्खन लग रहा है एकदम, मतलब इतनी तारीफ की उन्होंने। और बहुत मेरे महबूब में देखिए रवेल साहब हमेशा लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो राजेश खन्ना चिढ़ जाए जब देखो आप उन्हीं का दुपट्टा ठीक कर रहे हो या तो उनके ऊपर ही लाइटिंग हो रही है, तो वो चिढ़ जाए। बताए क्या रवेल साहब, एक तो ये रोल ऐसा है कि पर्दे के पीछे से मैं सिर्फ आदाब करता हूँ और प्रदीप कुमार जी का रोल मुझे दे दिया होता, कम से कम वो बार बार उनके माथे पे चूमते तो गले लगाते। बाप रे बाप। तो मैंने कहा आप ऐसे हैं, तो बोलते देखिए ना ये क्या मेरा रोल है। बोलते बहुत ट्रेजेडी हो गई मेरी जिंदगी की कि इतनी दूर से मुझे वो मतलब देखने को मिल रहा है। तो रवेल साहब बहुत डांट देते थे, चुप बिल्कुल मजाक नहीं हो चलेगा इधर, और मुझे बहुत हंसी आती थी जैसे उनके एक्सप्रेशंस होते थे। आइए उस फिल्म का गाना, बड़े खूबसूरत गाना एक फिल्म है, हालांकि थोड़ा सा संजीदा गाना है, सैड मूड का गाना है। उसमें एक गाना तो लता जी का है। हाँ वो गाना सुनते, वो जो आप पे पिक्चराइज किया गया है। जी हाँ। कितने दिल तोड़े, कितने घर फूले, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
गहरे फिर भी सभी क्यों पिया करते हैं, गहरे फिर भी सभी क्यों पिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। महबूब से हर गम मनसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, रातों से भी लंबे ये प्यार के किस्से आशिक सुनाते हैं, जफाए यार के किस्से बेमुराद है, बेवफा है वो, उस सितमगर का अपने दिल पर का नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं, नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री लीना चंदावरकर। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। शम्मी कपूर साहब से जुड़ा हुआ कोई एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया आप सुनवाने वाले मुझे हैं। याद आया था, बिल्कुल। वो ये है कि जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने 2 फिल्मों के ऑफर वो लेके आए थे। एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम जेम्स बॉन्ड टाइप के थे, तो कुछ ज्यादा ही बातें होती ना यहाँ पर। और हम लोग तो बाहर से आए हुए लोग थे, तो हम लोग डर गए थे वो सब सुन के। तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोलने लगे कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो? तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं। तो नहीं नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? पापा ने कहा कि देखो हमको तो डर लगता, हम नए हैं फिल्मों में, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डालना पड़ेगा तो हम कर सकते। तो उन्होंने कहा क्या क्लॉज होगा? तो उन्होंने कहा कि ये कि अगर हीरो मिसबिहेव करे हीरोइन के साथ, आर्टिस्ट के साथ, तो वो उसी समय सेट छोड़कर जा सकती है, मतलब उस पर कोई डैमेजेस नहीं आएंगे, मतलब ये जो भी आप लॉस उनसे नहीं। तो बोले ये आप क्यों बोल रहे हैं? तो बोले हमको जो भी है हम नहीं बोलेंगे किस लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको मंजूर है तो जरूर लीना काम करेगी शम्मी जी के साथ। वो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचते रहे, फिर बोले ठीक है हमें मंजूर है, आप जो क्लॉज डालना है आप डाल दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। वो जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया, और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना, काम करना बहुत अच्छा लगता था। शम्मी साहब के साथ में कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? सुनिए ना, वो मजेदार है एकदम। तो ये तो क्लॉज डाल दिया, तो शक्ति जी मन में तो उनको अच्छा नहीं लगा कि शम्मी उनके बेस्ट फ्रेंड थे और वो बहुत ही अच्छे इंसान दिल में। मैं उनकी शादी भी उसी दौरान हुई थी नीला जी के साथ। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए। तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, 2-3 गाने फिल्माए वगैरह। तो वहाँ पर शम्मी जी के साथ काफ़ी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहाँ पर, और मस्ती मजाक भी करते थे। वो मुझे बोलते थे 1.5 फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है। इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो 1.5 फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग। तो हम लोग काफ़ी मतलब फैमिली काफ़ी क्लोज आ गई, और वो इतने अच्छे इंसान है थे कि मैं वो मिलते हैं तो बोलते हैं 1.5 फुटी कैसी है, तो यही हमारी कंटिन्यूटी चलती। अब हुआ ये कि ये शक्ति जी नहीं जानते थे कि हम लोग अभी एक दूसरे काफ़ी करीब आ गए। फिर जाने अनजाने का सेट लगा था नटराज में, और वहाँ पर वो एक गाना पिक्चराइज हो रहा था जहाँ संध्या रॉय भी है, और उसमें काफ़ी अच्छा रोल था। और हर शॉट के बाद में जाके शम्मी जी के पास बैठ जाओ और हम लोग गपशप करें, तो शक्ति जी आके बोलते मैडम प्लीज़ आप वहाँ जाके बैठिए।
अब उनको डर लगता था कि कौन सी बात पे बिगड़ जाए, वो चली जाए तो सच छोड़ के। तो शम्मी जी भी देखे ये क्या कर रहे हैं, तो आप प्लीज उधर दूर जाके बैठिए। तो मैं बोलती क्यों, मैं बोल रहा हूँ ना आपको वहाँ बैठना है, इनके साथ नहीं बैठना। फिर वो मुझे दूर बिठा दिया उन्होंने, और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो बोलते कि ये नहाई नहीं थी ना, बादल आते थे, अभी वो उधर नहाए थे कश्मीर में, यहाँ अभी उसके पानी डाल रहे हैं। और वो बिल्कुल टेंशन में आ जाए, बोलते तो शमी प्लीज यार तू चुप बैठना। और हम लोग और भी उनको बहुत सताते थे कि कई बार। तो एक गाने की यहाँ भी सिचुएशन बनती है जी। तो गानों के बादल जो हैं वो छाए, तो फिर हमारे श्रोता इसमें भीगे। कौन सा गाना सुनवाया जाए? मैं उनको जब पर्दे पे देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, मतलब जैसे कश्मीर की कली में मैंने उन्हें देखा था, प्रोफेसर में। तो प्रोफेसर का भी जंगली में बहुत अच्छा, मतलब वो किसी भी नई लड़की के साथ काम करते थे, वो लड़की स्टार बन जाती थी और काफ़ी फेमस हो जाते थे, गाने भी बहुत अच्छे होते थे। और जैसे तीसरी मंजिल के गाने भी बहुत अच्छे थे। तो मैं शम्मी जी का जिक्र किया, मैं शम्मी जी को बहुत ही, आज भी मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है दिल के। तो अगर बोलिए तो मेरी फिल्म का गाना सुनेंगे, जाने अनजाने में एक मेरा डांस था उसमें, छम छम बाजे रे पायलिया, वो भी बहुत ही अच्छा गाना था। मन्ना दा ने गाया था। मन्ना दा ने गाया था। छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके गगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। गोरे बदन पर भीगी सारी, भीगी सारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, मोती बन बन टपके पानी, मोती बन बन टपके पानी, भिगत जाए डगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। चंद्रमुखी जब लट बिखराए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए,
जग सारा ये धोखा खाए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए। कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। मुखड़े पर आंचल मलमल का, मुखड़े पर आंचल मलमल का, या कोई खिलता फूल कमल का, मुखड़े पर आंचल मलमल का, या कोई खिलता फूल कमल का। आई न जाने कौन नगर से, आई न जाने कौन नगर से, जाए कौन नगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके गगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया। किशोर दा को दुनिया ने पर्दे पर देखा कलाकार के रूप में, हरफन मौला कहा जाता है, और लता जी ने तो उनके बारे में ये कहा था कि एक संपूर्ण कलाकार थे वो जी। और हरफन मौला भी, उसका मतलब भी यही होता है कि वो व्यक्ति जो हर फन में माहिर हो। और सचमुच उनकी फिल्में देखिए, उनके गाने सुनिए, या वो फिल्में जिनका उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, सुनने के बाद में लगता है कि सचमुच ऐसे लोग जो है ईश्वर कभी कभी गढ़ता है, जिनमें इतनी सारी प्रतिभाएं एक साथ मौजूद होती हैं। एक कलाकार के रूप में आप उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं? कलाकार के मैं सच कहूँ तो बोलते हैं कि जब पत्नी बन जाए ना, मतलब वो मेरे बहुत करीब थे, तब तक मैंने उनको, वो मुझे हमेशा कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर। एक दिन मुझसे उन्होंने कहा था कि लीना देखना, एक ही दिन मरूंगा मैं, और बस उसके बाद मैं हमेशा हूँ लोगों के साथ, लोगों के दिलों में, मुझे लोग भूलेंगे ही नहीं। देखता मैं बरसों हो जाएगा फिर भी मुझे मिस करेंगे, मेरे जैसा थोड़ा भी कोई गा देगा उसे कहेंगे। मैंने कहा बाप रे, लियो प्राइड बोल रहा है। मैंने बोले लियो थे ना 4 अगस्त, तो मैंने कहा ये कुछ नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आप याद रखो। बड़े से बड़े महात्मा लोगों को भी एक ही दिन याद किया जाता है, जबकि उनका या तो बर्थडे होता है या तो डेथ एनिवर्सरी होती है। कहने लगे बिल्कुल गलत, तुम मेरी पत्नी हो ना, इसलिए, क्योंकि पत्नी कभी पति का मोल नहीं जान सकती। फिर उन्होंने अमित को बुलाया, बोलते हैं कि अमित यहाँ बैठो, आज मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप क्या गारंटी है कि आप पहले जाओगे, हम में से कोई भी पहले जा सकता है, तो ये बातें क्यों हो रही है? तो बोलने लगे नहीं नहीं, अगर तुम पहले जाओ तो बात सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर मैं पहले जाऊँ तो तुम देख लेना कि लोग मुझे ढूंढेंगे, और मैंने ऐसी एक जगह बना ली उनके दिलों में, कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, भूल जाते हैं लोग। तो फिर दो नए नए सिंगर्स आते हैं, नई नई स्टाइल बनती है, तो उनको बहुत बुरा लगा। बोले लगे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं भूलेंगे लोग, बल्कि मेरे जैसे कोई 25% भी गा देगा उसको गवा देंगे। हाँ मतलब देखिए क्या बातचीत हुई थी, सच कही थी उन्होंने। बिल्कुल। आज जब मैं सुनती हूँ उनको, कहीं भी या टीवी ऑन करती हूँ या रेडियो ऑन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्यों ऐसे वो बोल रहे हैं, मुझे क्या अभी क्या। और मुझे वाकई इतना मुझे वो लगता है कि क्योंकि मैंने बिल्कुल माना नहीं था। और अमित को भी याद है, अमित भी याद है बाबा ने क्या कहा था, कहा हाँ बाबा मैं हार गई। और वाकई आज उनको कोई नहीं भूला है। और ये जब देखती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, एक तरह से बुरा भी लगता है कि उस समय मुझे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि वाकई वो इतने महान कलाकार गायक थे कि मुझे उनकी कदर उस समय, बोलते हैं ना कि हीरे को भी परखने के लिए
जौहरी चाहिए, तो शायद मैं उनको मतलब उनके इतनी लायक थी नहीं कि मैं उनके महानता को पहचान सके, लेकिन मुझे मेरे लिए वो पति थे जैसे किसी भी औरत के लिए एक पति। और मैं लड़ती थी, आज लेट क्यों आए आप, ऐसे क्यों हुआ, अब हम लोग वहाँ जाने, तो वो बोलते थे बोलते थे अभी क्या, पत्नी तो होती है, घर आने के बाद थोड़ा चाय के लिए पूछो। और थक के आते थे गाना गा के, कभी 2 गाने गा के, और मैं दिन भर चुपचाप रहती थी, तो उनके आते ही मेरा मुंह शुरू, मैं बात करने लगती थी, पता क्या हुआ आज, ये हुआ वो हुआ, तो वो ऐसे देखते थे ना और बोलते थे मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा था, लीला क्या, लीना बड़बड़ मत कर, मतलब वो सर ने मेरा बड़बड़ मत कर। तो मैं, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कह देखो मैं दिन भर तो किसी से बात नहीं करती हूँ, आप आते तो ऐसे बोल रहे हो। तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, क्या है कि थोड़ा शांत रहा करो, इतना बोलना अच्छा नहीं। बहुत मजा आता था उनके साथ। वैसे एक और कोई बात मैं यहाँ एक गाना खास तौर से उन्होंने गाया है, उस गाने में आपका नाम आता है। अच्छा। लीना, ओ लीना जी, वो गाना सुनते हैं, गाना आज भी वो कभी कभी ना मुझे इतना मतलब, आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और लीना ओ लीना जो है, एक दिन मैं वाकई बहुत ऐसे थोड़ा डिप्रेस थी, बेटे की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा चलो आंटी मैं आपको ड्राइव पे ले जाती हूँ। और ज़्यादातर मैं डिप्रेस नहीं होती, मैं बहुत चेयरफुल रहती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है, जैसे वो भी कहते थे जब शाम होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं लियो हूँ ना, मेरा रूलिंग प्लैनेट जब डूबता है तब मुझे बहुत सैड सा लगता है, तो वो कहते थे। तो एक दिन जब मैं गाड़ी में बैठी और उन्होंने जैसे ही रेडियो स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी फिल्मों में दिखाएंगे तो बोलेंगे सिनेमैटिक लाइसेंस, लेकिन मैं ऐसे बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं, एकदम से लीना वो गाना एकदम उन्होंने जैसे बुला रहे, और फिर मेरी तरफ देखा उस लड़की ने, बोलते कि क्या, अब देखिए कौन बुला रहा है आपको। और मैं इतनी हंसी, और फिर मैं एकदम अचानक मेरा मूड एकदम लाइट हो गया। और वो नहीं होते हुए भी, नहीं रहते हुए भी साथ में, मुझे हरदम यही फील होता है कि वो हमारे साथ में ही है। वो गाना सुनते हैं? बिल्कुल सुनते। लीना 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 ओ लीना, दिल तूने छीना, हे लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। सारे शहर में नहीं तुझसी कोई हसीना, लीना ओ लीना, दिल तूने छीना, हे लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। जो तेरे रूप के जादू में खो गया, जो तेरी जुल्फ के साए में सो गया, उसका है मरना मरना, उसका है जीना जीना, लीना ओ लीना, दिल तूने छीना, हे लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। ऐसी है आंखें तेरी जैसे कि कोई गजल या किसी झील में तैरते दो कमल, इनमें न डूब जाए इस दिल का ये सफीना, लीना ओ लीना, दिल
जी, हमारे श्रोता जिनको ऐसी बहुत सारी बातें पसंद नहीं मालूम है, छोटी छोटी जो घरेलू सी बातें होती हैं, उनको खाने में क्या पसंद था ये बताइए। ओ बाप रे, खाने के तो बहुत शौकीन थे वो, क्योंकि वो शराब तो नहीं पीते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे। यहाँ तक कि वो बर्फ में जब शूटिंग करने गए थे, वहाँ उनको कहा गया था, डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी ब्रांडी ले लो, 1 आध चम्मच। उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैं तिल खा के व्रत को क्यों नष्ट करूं। तो वो बोलने लगे मुझे इस चीज़ से नफरत है, इसके स्मेल से नफरत है। तो उन्होंने वो आराम से काम करते रहे। मुझे बताया, मैं थी नहीं वहाँ पर, लेकिन बाद में पता चला कि सब गाड़ी में बैठ के कोई कुछ लेते थे, क्योंकि स्नो में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन किशोर जी ने दूर वादियों में कहीं की जो शूटिंग की, बिल्कुल बिना कुछ पिए, और सब लोग कहते थे यूनिट के मेंबर्स कि वो बिल्कुल एक शेर की तरह काम में लगा हुआ था। लेकिन कभी उनको ये नहीं लगा कि मुझे कुछ पीना चाहिए, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो आपके हाथ की कौन सी डिश पसंद थी? मेरे हाथ की चाय उनको पसंद थी। वो बोलते थे भट्टी की चाय पियेंगे, और पूरी तरकारी, आलू पसंद था उनको, आलू की तरकारी। वो लंदन में भी वो किसी के घर जाते थे, इंडियंस कोई बुलाते थे, तो वो एकदम अपनेपन से पूछते थे, आप हमें पूरी और आलू की सब्जी खिलाएंगे। मैं बोलती क्या करते हैं आप, अच्छा लगता है? तो उनको प्रॉब्लम होगा। बोलते नहीं नहीं, ये हिंदुस्तानी है, जरूर खिलाओ। वो प्यार से खिलाते भी थे उनको। लीना जी, घर में आपने कभी अपने रिक्वेस्ट पे, अब सुमित ने रिक्वेस्ट किया हो कि पापा ये वाला गाना हम सुनना चाहते हैं, दुनिया के लिए तो उन्होंने खूब गाया, खूब रिकॉर्ड्स निकले, कैसेट्स एंड सीडीज निकली, कभी कभी ऐसा है कि आप 3 ही लोग हैं और आपने कहा कि ये गाना सुनना है? एक गाना था, हमेशा हमने नहीं कहा लेकिन वो सुनाते थे। हाँ। जब सुमित को सुलाते थे वो, अच्छा। वो हमेशा बोलते थे कि जब अमित पैदा हुआ था और वो, तब मैं बहुत बिजी था और मैं इतना उसको बढ़ते हुए देख नहीं पाया। उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया, वो लेके चली गई, तो मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। अब सुमित को वो इसीलिए जल्दी आ जाते थे। कभी कभी मशीन खराब हो गया स्टूडियो में, महबूब स्टूडियो में, या कोई बत्ती चली गई, लाइट चले गए, तो अभी 1-2 घंटे नहीं आ रहे, तो कोई भी कारण से उनको 1-8 घंटा मिल गया, तो आते थे ना, जैसे बंक करके स्कूल से आते थे, चलो भागो भागो, मुझे फिर से बुलावा नहीं आ जा, हम लोग को भगा के ले जाते थे। मतलब बोलते थे कि अभी मुझे नहीं जाना, अभी मैं फ्री हो गया हूँ। छोटी छोटी चीजें उनको बहुत खुश करते थे, जैसे बारिश हो रही। हाँ। बहुत बच्चे थे, बोलते चलो भीगेंगे हम लोग। बहुत मैं कहती थी कि आप, मतलब उनके अंदर जो, कभी वो ऐसे चुपचाप घर में नहीं आए। आज तक तो मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं कि वो चुपचाप सैड होके घर में आए। अगर कभी नाराज भी होके चले गए, जब आते थे तो सब भूल जाते थे, फिर वो जोर से आवाज देते हुए, मतलब घर में आते ऐसा लगता था 50 लोग आ रहे हैं। बाबा सुमित को बुलाते हुए आते थे खाना खाने के बाद। वो जब रात को उसको सुलाते थे तो वो उसको गाने सिखाते, बोलते थे कि एक गाना मुझे भी याद है, वो प्यार का जहां हो छोटा सा मकान हो, प्यार का जहां हो, ऐसा कोई गाना था ना आशिक जिसमें रहूं मैं और रहो तुम, कोई न वहां हो, ऐसा कुछ था, यही सुर थे। फिर एक था जीवन के सफर में राही, वो सुनाते थे, मुझे पता नहीं क्यों वो सुनाते थे। बोलते थे कि तुम सीरियस हो जाओ बाबा, हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं, इस तरह से मॉक वो शूटिंग करते थे उसके। और आपके लिए कौन सा, कभी आप रूठ गई? हाँ, मैं वही मैं आपको बताती हूँ। पहला गाना उन्होंने मुझे जो प्रपोज किया था, टेलीफोन पे किया था, कि उन्होंने वो गाना गाया था, मेरे दिल में आज क्या है, दाग का गाना। बाद में मैं बोलती थी कि अभी देखो मैं अभी पत्नी बन गई तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं, पहले मुझे याद है तब कोई सुन रहा था, कोई ऑपरेटर, पता नहीं किस कहाँ फोन लग गया था गलती से, तो वो हंस रहे थे, बोलते थे कि किशोर जी सुना रहे, आवाज तो पहचान गए वो लोग, तो उनको अच्छा नहीं लगा। कोई सुन रहा है ना, तो फिर बोलते थे हाँ सुनाइए ना, आप चुप क्यों हो गए, वो लोग छेड़ रहे थे, तो कुत्ते की आवाज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये अचानक क्या परिवर्तन है। इसीलिए तो इनको ऐसे करते बोलते थे। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। एक पिता के रूप में ऐसे उनको बच्चों की चिंता रहती थी, जैसे पढ़ रहे हैं इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, ये बड़ा घरेलू सी चीज है। कभी स्कूल की चिंता ये सब करते थे वो? करते थे नहीं, कुछ ज्यादा ही करते थे। पढ़ाते थे? कभी पढ़ाते हुए तो मैंने नहीं देखा। हाँ, नर्सरी राइम्स गाते हुए देखा मैंने, बिल्कुल वो ओपेरा स्टाइल में और ये सब। अच्छा। सुमित के लिए। लेकिन एक बहुत ही हाँ, ये सुमित के पैदा होने से पहले से ये शुरू हो गया। अब देखिए मेरी ना सास थी घर में, कोई नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कोई नहीं। तो अभी मैं जब बच्चा था पेट में, लेकिन मुझे किसी की कमी महसूस नहीं हुई कि भाई कोई है नहीं, क्योंकि हर चेकअप में वो मेरे साथ जाते थे। उनको चिंता रहती थी तुम हील मत पहनो। कुदरत ने ऐसे बनाया है कि अगर हम लोग ऐसे भी सो जाए तो पेट में बच्चा तो इसमें रहता ना, पानी में, तो वो अपनी जगह बना लेता। तुम ऐसे मत सो, मुझे बोलते थे तुम ऐसे कैसे सो सकती हो जब उसको तकलीफ होती है। ये तो मैंने कहा सुमित तुम्हारे पैदा होने से पहले से उन्होंने बहुत फिक्र की। तो बाद में जब भी बच्चा आ गया तो उसके बाद में मैं एक वो होता है ना डब्बे में, जब तक चॉकलेट, उस डब्बे का भी मोल है। जब चॉकलेट निकल गया, अब मैं बाजू में रह गई। तो मैं बोलती थी पहले तो आप बड़े मुझे पूछते थे क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना। अब तो सिर्फ सुमित को आते ही बाबा उसको ही देखते हो। तो बोलते थे वही तो था ना, मुझे तो फिक्र थी कि तुम गिर जाओगे, उसको लग जाएगा। मतलब बहुत ये मत खाओ, घोड़ा बनना, ये बनना, सब बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बहुत। जैसे कि एक बार ये बहुत ही प्राइवेट जैसे फैमिली की बात मैं बता रही हूँ कि रात को हम लोग सो रहे थे, अंधेरा था और सुमित बीच में सोया था। एक तरफ मेरे हस्बैंड और एक तरफ मैं, बीच में सुमित सोया था, छोटा था। मैं हमेशा वरीड रहती थी, एक अटैक के बाद मुझे हमेशा चिंता होती थी। मैं बोलती थी झुमरू मत गाना, ये मत गाना, स्टेज पे बहुत तकलीफ होती है। तो बोलते थे मेरा लगाम उधर बैठा, मेरा नाम लगाम था, तो वो बोलते थे वो लगाम बैठा है मेरा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी लोग इतना एंजॉय करते हैं इतना, लेकिन आप बाद में थक जाते। इसी वजह से शायद कि मुझे पता नहीं क्या कि मैंने एक सपना, बहुत बुरा सपना देखा। उसमें यही देखा मैंने कि वो स्टेज पे गाते गाते वो गिर गए। मैं डर गई कि मैंने कहा कि ये क्या हुआ, और जाके देखा तो वो बिल्कुल लोग कह रहे कि वो नहीं रहे। और मैं पसीना छूट गया, मैं बहुत घबरा गई, बच्चा छोटा। और मैं देख रही थी कि मैं इसी घर में दरवाजे में खड़ी हूँ सुमित को लेके, और सारे मतलब सभी अजनबी लोग घर में आ रहे, कोई नहीं पहचान रहे, कोई देख नहीं रहा। और मेरा तो इतना बुरा हाल, मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था। और मैंने कहा कि ये बहुत भयानक नाइटमेयर था वो। जैसे मैं जाग गई तो देखा अंधेरे में भी कि मेरा बच्चा है उसके बाजू में, तो वो सो रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने सपना देखा, और मैंने पिंच किया अपने आप को। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैंने ये बहुत बुरा सपना देखा। फिर भी दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था। मैं आहिस्ते से उठी और उस तरफ जाकर मैंने देखा थोड़ी सी जगह है, तो मैं वहाँ जाकर लेट गई। वो सो रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, तो मैं आवाज़ आई, सपना देखा, कोई बुरा सपना देखा? तो मैंने कहा मैं मर गया। सीधा मतलब उन्होंने मेरा ना एक्सप्रेशन देखा था कुछ, मैं सब चुपचाप जाकर उनके बाजू में सो। तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं सो जाओ सो जाओ, मेरी आयु बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ऐसे सपने देखने से आयु बढ़ जाती है, तुम चिंता मत करो, ऐसे सपने देखने से मैं ज़्यादा जीऊँगा। और 13 अक्टूबर उस दिन जब ऐसे हुआ तो मैं बार बार अपने आप को पिंच करके यही सोच रही थी कि हे भगवान,
ये नाइटमेयर ख़त्म हो जाए और मैं फिर से जागूं और उनको देखूं, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं होते हुए भी बहुत हमारे साथ हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से वो याद दिलाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनकी बात छेड़ता है, कहीं कोई ना हो तो उनका गाना कहीं रेडियो से बजता है या टीवी में दिखता है, तो ऐसा कहीं महसूस नहीं होता अभी कि वो नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे सच नहीं लगता, और यही लगता है कि मेरी आँख खुल जाए और सब कुछ वैसे का वैसा हो, और शायद वो पता नहीं इस जन्म में तो नहीं होगा, और अगले जन्म में तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगी और ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी उनको। ये बिल्कुल ऐसे लगा कि किशोरदा को जो इतने करीब से चाहते हैं उनके बारे में मैं सब कुछ बता दूँ। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। सचमुच दोस्तों, जिंदगी के ये लम्हे धीरे धीरे बीतते चले जाते हैं और इन लम्हों के साथ कुछ लोग हमसे जुदा हो जाते हैं। बहरहाल फिलहाल तो इस कार्यक्रम का वक्त धीरे धीरे अपने अंतिम कगार पर आ पहुंचा है। आप सुन रहे थे अभिनेत्री लीना चंदावरकर से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये कार्यक्रम। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी और विनायक रेनके। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।